गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं इनकम टैक्स चैप्टर में मकान संपत्ति से आय में। तो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि कोई भी मकान मालिक किसी भी संभावित किराएदार से किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित मानक किराए से अधिक किराया प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। अतः यदि उस स्थान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो तो धारा 23(1) के में उल्लेखित सकल वार्षिक मूल्य ऐसे मानक किराए से अधिक नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है कि स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी जो नेट ग्रॉस वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो रेंट हो रहा है। देखो इलिस्ट्रेशन 2, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ए बी सी एंड डी। संपत्ति ए बी सी एवं डी के संबंध में निम्न विवरण दिया गया है। तो प्रॉपर्टी ए बी सी डी और उसमें म्युनिसिपल वैल्यू है ए की 90,000, बी की 1,20,000, सी की 90,000, डी की 1,20,000 और फेयर रेंट है ए का 1,08,000, बी का 1,44,000, सी का 72,000 और डी का 1,44,000। इनकी स्टैंडर्ड रेंट है ए की पे नॉट एप्लीकेबल है, उस एरिया में स्टैंडर्ड रेट नहीं है। फिर बी में स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 99,000, सी का है 72,000 और डी का है 1,68,000। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट इन ईच केस। प्रत्येक दशा में अपेक्षित किराया ज्ञात कीजिए। देखो इसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a। तो पर्टिकुलर्स देखो फॉर्मेट इसे इजीली इस तरह का फॉर्मेट बना लें। पर्टिकुलर्स, फिर जो प्रॉपर्टी है वो 4 प्रॉपर्टीज 4 कॉलम उनके बना लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें पहला है ए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो भी हायर वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसीडर करेंगे। देखो ए में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू की कंपैरिजन करनी है। तो ए में 90,000 और 1,08,000 में फेयर रेंट है वो ज़्यादा है तो 1,08,000 लेगा। ठीक है, ए में। फिर 1,20,000 और 1,44,000 में 44 ज़्यादा है तो वो लिख लिया। ठीक है, बी में। फिर सी में 90,000 72,000 में 90,000 ज़्यादा है तो 90,000 की वैल्यू लिख ली। फिर 1,20,000 और 1,44,000 फिर 1,44,000 ज़्यादा है फेयर रेंट तो वो यहाँ डी में लिख लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो हो गई कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू जब दे रखी हो दोनों में से विच एवर इज़ हायर होगी, ठीक है, वो हम कंसिडर करेंगे प्रॉपर्टी की इनकम के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है स्टैंडर्ड रेंट, भी लेंगे स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट डायरेक्ट यहाँ से उठा के पूरा एज इट इज़ लिखेंगे। ए में नॉट एप्लीकेबल, बी में 99,000, तो नॉट एप्लीकेबल है 99,000। फिर सी में है 72,000 और 1,68,000, तो 72,000 और 1,68,000 सी और डी का स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा। तो ये दे रखा ए और बी विच एवर इज लो। तो ए और बी में से जो लोअर वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी। तो यहाँ कंपेयर करके देखेंगे विच एवर इज लोअर। तो यहाँ तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो 1,08,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ जो लोअर होगी तो 99 लोअर है, 99,000 आ गई। यहाँ 72,000 आ रही है तो 72 लिख दी। ठीक है,
और यहाँ 1,44,000 कम है तो 1,44,000। तो विचेवर इज, जहाँ है ही नहीं वहाँ तो कंपैरिजन नहीं होगा, जहाँ दो वैल्यू दे रखी है तो उसमें जो विचेवर इज लो होगी वो वैल्यू वहाँ लिखेंगे। तो ये टैक्सेबल इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से। अब देखो दूसरा पॉइंट है, धारा 23 अ ब के अनुसार, धारा 23 अ ब के अनुसार यदि मकान संपत्ति अथवा उसके किसी भाग को किराए पर उठाया जाता है, वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया न वसूल हुए किराए को घटाकर वाक्यांश 1 में निर्धारित अपेक्षित किराए से अधिक हो तो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए को सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। तो यदि ऐसे संपत्ति का प्राप्त या प्राप्य किराया वाक्यांश 1 में निर्धारित अपेक्षित किराए से कम हो तो वाक्यांश 1 में निर्धारित अपेक्षित किराए को ही ऐसे किराए का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा तथा धारा 23(1) ब लागू नहीं होगी। आगे एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगी ये पूरा। न वसूल हुए किराए अनरियलाइज्ड रेंट से आशय, तो न वसूल हुए किराए से आशय गत वर्ष में दिए देय किराए के उस भाग से है जो मकान का स्वामी अपने किराएदार से वसूल नहीं कर सका हो तथा जो आयकर नियम 4 की निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करते हुए वसूली योग्य नहीं रहा हो। तो पहला तो है किराएदारी वास्तविक हो। दूसरा, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो तथा उससे मकान खाली करवाने के लिए उचित कार्रवाई कर दी गई हो। तो किराया न चुकाने वाले किराएदार से करदाता के अन्य किसी मकान को अपने अधिकार में नहीं ले रखा है। और चौथा है, करदाता ने अदत्त किराए की वसूली के लिए किराएदार के विरुद्ध समस्त कानूनी कार्रवाई कर ली है अथवा वह निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला देता है कि कानूनी कार्रवाई का किया जाना व्यर्थ ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अनरियलाइज्ड रेंट अगर उसे ओनर मकान मालिक डिक्लेयर कर रहा है तो वो इसी कंडीशन पे करेगा कि एक तो वो सच्ची में वहाँ पे कि पहले से कोई किराएदार किराए पे दे रखा हो उस मकान को, फिर किसी और जगह उस बंदे को वहाँ से खाली करके किसी और जगह उस व्यक्ति को न दिया गया हो और उस जहाँ वो रह रहा था वहाँ से उससे खाली करवा लिया गया हो। खाली करवाने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई चाहे कानूनी या नॉर्मल उस कर ली हो तो इस तरह सेटिस्फाइड किया गया हो। फिर है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। संक्षेप में तो प्रथम चरण धारा 23(1) के अनुसार अपेक्षित किराया की गणना की जावे। यह नगर पालिका मूल्यांकन अथवा उचित किराए में से अधिक वाली राशि होगी, परंतु यह मानक किराए से अधिक नहीं होगी। फिर द्वितीय चरण में, ठीक है, ये ऊपर जो हमने किया था वो है ये म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचएवर इज हायर, और उस फिर स्टैंडर्ड रेंट से उसको कंपेयर करेंगे, वहाँ जो लोअर वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी। ठीक है, फिर द्वितीय चरण में क्या करना है, धारा 23(ब) के अनुसार प्राप्य किराए की गणना की जाए। न वसूल हुए किराए को घटाने के बाद शेष राशि, जो वसूल ही नहीं हुआ उसको तो घटाने के बाद। और तृतीय चरण है, उपयुक्त दोनों में से जो भी राशि अधिक हो सकल वार्षिक मूल्य होगी। तो जो रेंट मिला एक्चुअल रेंट वो, या फिर एक्सपेक्टेड रेंट जो भी अधिक हो वो लेंगे। तो वास्तव में प्राप्य किराए की गणना गत वर्ष में किराएदार द्वारा देय संपूर्ण किराया प्राप्य किराया कहलाता है। यदि किराए की संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई हो तो प्राप्त एवं प्राप्य किराया समान होगा। यदि किराए की राशि का कुछ भाग बकाया अथवा अदत्त आउटस्टैंडिंग और अनपेड हो तो प्राप्त एवं बकाया किराए की राशि का योग प्राप्य किराया
कहलाएगा। तो धारा 23(1)(ब) के अंतर्गत संपूर्ण प्राप्य किराए की राशि में से ऐसे न वसूल हुए किराए की राशि को घटा दिया जाता है जो नियम 4 की सभी शर्तों की पूर्ति करता हो। तो सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए प्रश्न में दिए गए प्राप्य तथा अथवा प्राप्य किराए से वास्तविक किराए की गणना की जाती है, क्योंकि कुछ दशाओं में वास्तविक किराया प्रश्न में दिए गए प्राप्त और अथवा प्राप्य किराए से भिन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां अग्र है। देखो, पहला है मिश्रित अथवा संयुक्त किराए की प्राप्ति। तो यदि मकान के अलावा किराएदार को बिजली, पानी, चौकीदारी, लिफ्ट आदि की सुविधा भी प्रदान की गई हो तथा संयुक्त किराया प्राप्त किया गया हो, तो प्राप्त किराए में से सुविधाओं का मूल्य कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि वास्तविक किराए की राशि होगी। तो अदर फैसिलिटीज़ का अमाउंट लेस करना है। मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का भुगतान। तो प्राप्त एवं अथवा प्राप्य किराए में से ऐसी राशि को घटा देने पर वास्तविक किराए की राशि ज्ञात हो जाएगी। तो मकान मालिक ने कुछ और पेमेंट कर रखा है उसके लिए, तो वो अमाउंट लेस कर देंगे। फिर तीसरा है किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान। तो वास्तविक किराए की राशि ज्ञात करने के लिए ऐसी राशि को प्राप्त एवं प्राप्य किराए की राशि में जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, किराएदार द्वारा किराए के भुगतान के अलावा किस्तों पर लिए गए मकान की किस्तों का भुगतान अथवा संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जाना। तो जो म्यूनसिपलिटी टैक्स है उसका पेमेंट कर दे, या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका पेमेंट कर दे, या फिर उसके अलावा कोई किस्त विस्त चल रही है और उसका पेमेंट रेंट वाला कर दे, तो वो उसके एज उसको कि उसने भाड़ा पे किया उस तरह ट्रीट करेंगे। वो अमाउंट उसमें से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। परंतु निम्न दशाओं में से कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आगे जो दी गई है 3 होगी तो वो एडजस्ट नहीं करनी है। तो चौथा इसमें दे रखा है किराएदार द्वारा नगर पालिका करों का भुगतान। नगर पालिका करों के भुगतान का दायित्व किराएदार का ही होता है। अतः यदि किराएदार ने इसका भुगतान किया है तो प्राप्त एवं प्राप्य किराए में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, चाहे किराएदार ने इसका भुगतान किसी अनुबंध के तहत किया हो अथवा बगैर किसी अनुबंध के। तो वहाँ कोई एग्रीमेंट में ऑलरेडी ऐसा मेंशन किया हो या ना किया हो, पर म्युनिसिपल टैक्स जो है वो किराएदार का ही दायित्व है। मरम्मत का दायित्व किराएदार द्वारा वहन किया जाना। मरम्मत का दायित्व किराएदार का द्वारा वहन किया जाना। यदि किराएदार दारी अनुबंध में मरम्मत का दायित्व किराएदार से स्वीकार किया हो तथा वास्तव में कोई राशि व्यय भी की हो, तब भी प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। और छठा है किराएदार द्वारा मकान मालिक को जमा कराई गई राशि का ब्याज। यदि किराएदार ने किराया अनुबंध के तहत कोई रकम मकान मालिक के पास जमा कराई है तो इसके काल्पनिक नोशन ब्याज के संबंध में प्राप्त एवं प्राप्य किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो अमाउंट रख देते हैं या फिर एडवांस कुछ दे रहा है तो वहाँ वो इंटरेस्ट वो कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, श्री हरि is the owner of the following property. From the information given below, find out the gross annual value in each case for the assessment year 2021. श्री हरि निम्न संपत्तियों के स्वामी है। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक दिशा में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। तो देखो म्यूनसिपल वैल्यू है, प्रॉपर्टी है EFGH है ना, उसकी म्यूनसिपल वैल्यू है
84,000, 60,000, 72,000 और फिर एच की 72,000। फिर उसकी फेयर रेंट है 72,000, 72,000, फिर 84,000 और 60,000 एच की। ठीक है। अब म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट में तो विचेवर इज हायर वाला अमाउंट हम लेंगे। तो देखो साथ में सॉल्यूशन देख सकते हो आप। देखो ई वाले केस में हायर वैल्यू है 84,000, ठीक है। एफ वाले केस में 72,000, फिर जी में 84,000 और ये एच में आ रही है 72,000। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विचेवर इज हायर वाली वैल्यू हमने स्टेप 1 में डाल दी। तो ये देखो सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और उसमें स्टेप 1 डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो यह लिख दिया सारी प्रॉपर्टियों के नाम और फिर उसमें हमने ये फाइंड कर लिया है म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विचएवर इज हायर। ठीक है। अब उससे स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे वहाँ पे। स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये है 60,000, 54,000, फिर 90,000, फिर 72,000। ठीक है। सॉरी, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें से विचएवर इज लोअर वाला अमाउंट यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 84 और 60 में से 60 ले जाएंगे, 72, 54 में 54 और 84, 90 में 84 और ये 72। ठीक है। तो 60, 54, 84, 72 ये हम वैल्यू यहाँ कंटिन्यू आगे विचएवर इज विचएवर ए और बी इस लोअर वो वाला अमाउंट हम यहाँ कर उठा कर लाएँ। अब स्टेप 2 में है कि एक्चुअल रेंट क्या होगा। तो एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट इन केस ऑफ FGH। तो जो रेंट रियलाइज नहीं हो वो घटेगा। ठीक है। देखो एक्चुअल रेंट पर एनम अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 assuming the conditions of Rule 4 are not satisfied in case E। तो E को छोड़ के बाकी अनरियलाइज रेंट वाली कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनको तो हम घटा देंगे कि ये रेंट नहीं मिला है, ई को नहीं घटाएंगे। तो एक्चुअल रेंट में ई का लेंगे 72। ठीक है। फिर 72 में से एफ वाले में 72 में से 24 लेस करके ये आएगा 48,000। ठीक है। फिर 90,000 में से 7,500 घटा के ये आ गया 82,500। फिर 96,000 में से 16,000 घटा के ये आ गया 80,000। तो जो एक्चुअल रेंट है उसमें से जो अनरियलाइज रेंट है जो नहीं मिला है वो वाला रेंट घटा के उसमें ये कह रहे हैं जो कंडीशंस 4 कंडीशंस दी हुई है उसमें वो फुलफिल होनी चाहिए कि प्रॉपर उसको मकान खाली करवा लिया गया हो और उस जो भी कानूनी तरीके से उससे पैसे वसूली कर सकते थे वो सारी प्रोसेस कर ली गई हो। ठीक है। और उसको किसी और मकान में शिफ्ट ना किया गया हो। ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब इसमें से जो हायर वैल्यू होगी विचएवर इज हायर, तो एक्सपेक्टेड रेंट और रियलाइज रेंट जो है उसमें से जो हायर होगा वो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। तो देखो 60 और इसमें से 72,000 ज़्यादा है, फिर 54 और 48 में 54 ज़्यादा है, 84 और इसमें 84 ज़्यादा है और 72, 89 में 80 ज़्यादा है। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो EFGH की 72, 54 और 84 80,000 रुपये आ रही है।